किस चीज़ को बताती है? एनवायरनमेंट और उसकी इंट्रैक्शंस लिविंग बीइंग्स के साथ, किस तरह से इंसानों के साथ और तमाम जानदारों के साथ जो है उसकी इंट्रैक्शन होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है इसका इंट्रोडक्शन क्या बताएंगे कि दिस डील्स विद द केमिकल्स एंड अदर पोल्यूटेंट्स इन द एनवायरनमेंट। इन दिस वी स्टडी द सोर्स। हम क्या क्या चीज़ें इसमें देखेंगे? एक तो हमने पहली चीज़ क्या देखनी है कि पोल्यूटेंट्स कौन कौन से हैं एनवायरनमेंट में। दूसरा हमने देखना है कि सोर्सेज क्या हैं जिन और जिनकी वजह से वो पोल्यूटेंट्स जो हैं वो जनरेट हो रहे हैं। वो कौन से रिएक्शंस हैं जो कि टेक प्लेस होते हैं जिनके नतीजे में जो है एनवायरनमेंट में कोई भी अनवांटेड चेंज जो है वो टेक प्लेस होता है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द केमिकल्स, किस तरह ये एक जगह से दूसरी जगह या एक बॉडी से दूसरी बॉडी तक या डिफरेंट जो कंपोनेंट्स हैं उसके अंदर एनवायरनमेंट के उसके अंदर ये मूव कैसे करते हैं। एंड अदर टॉक्सिक सब्सटेंसेस स्पेशली क्रिएटेड बाय ह्यूमन एक्टिविटी इन द एनवायरनमेंट। कहाँ से आ रहे हैं ये? ज़्यादातर जो है दे आर कमिंग फ्रॉम द ह्यूमन एक्टिविटी इन द एनवायरनमेंट एंड देयर एडवर्स इफेक्ट क्या है। अब तो आपके पास जो डेफिनेशन है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री की वो आपके पास ये आ जाती है। दिस इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच इज इंटर रिलेटेड विद ऑल अदर ब्रांचेस ऑफ साइंसेस। अच्छा, डेफिनेशन ही सॉरी, ये आपके पास जो ब्रांच है वो तमाम दूसरी ब्रांचेस से रिलेट कर रही है। यानी बायोलॉजी में भी आप एनवायरमेंटल साइंसेज या एनवायरमेंटल केमिस्ट्री पढ़ेंगे, फिजिक्स में भी, मेडिसिन में, एग्रीकल्चर में, पब्लिक हेल्थ में, सैनिटरी इंजीनियरिंग में वगैरह वगैरह। अब सबसे पहले जब हमने ऊपर कहा कि जी हम इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो एनवायरनमेंट जो है उसके आपके पास कितने कंपोनेंट्स हैं? 4 कंपोनेंट्स। समटाइम्स यही क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। तो सबसे पहला इसका है एटमॉस्फेयर। नंबर 2 आपके पास है, अभी कोई रेज हैंड नहीं होगा, आप चैट में लिख के बताइए जो भी आपको इशू आ रहा है, राइट डाउन इन चैट। ओके, एटमॉस्फेयर में आपके पास जो है वो एटमॉस्फेयर है, दूसरा आपके पास हाइड्रोस्फीयर है, तीसरा आपके पास लिथोस्फीयर एंड फोर्थ वन इज द बायोस्फीयर। वन बाय वन हम देखेंगे कि हमारे पास ये कंपोनेंट्स जो है एनवायरनमेंट के ये क्या है। तो यहाँ से जो आपका क्वेश्चन बनता है कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। ठीक है, तो आपको ये चारों कंपोनेंट, अगर 2 नंबर में ये सवाल आ जाए तो आपको इन चारों कंपोनेंट्स का नाम देना है और एक एक लाइन में आप इनके बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं। आगे आप आ जाइए, एटमॉस्फेयर को हम किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं। दिस इज द लेयर ऑफ गैसेस सराउंडिंग द अर्थ। ठीक है, जो भी गैसेस जमीन के इर्द गिर्द मौजूद है वो हमारे पास एटमॉस्फेयर में शामिल है। इट कंसिस्ट ऑफ वेरियस गैसेस इन डिफरेंट प्रोपोर्शन। ये प्रोपोर्शन आपको याद होना चाहिए। दैट इज नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में मौजूद है 78%। उसके बाद बारी आती है ऑक्सीजन की। ठीक है, अब नाइट्रोजन जो है वो इनर्ट गैस है, वो हमारे पास इनर्ट गैस है, यानी वो रिएक्ट नहीं करती किसके साथ? एनवायरनमेंट के साथ। जी, उसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट आ जाता है, सबसे ज़्यादा कौन सी वाली गैस मौजूद है? 78%, दैट इज नाइट्रोजन इनर्ट गैस है। नंबर 2 पे ऑक्सीजन विच इज necessary for our survival on this earth, that is oxygen, that is 21%। अच्छा गर्ल्स, आप लोग इस बात की टेंशन क्यों ले रहे हैं कि मैंने आपको डिसेबल किया हुआ है? मैंने इसलिए आपको माइक डिसेबल किया है ताकि आप मेरी आवाज़ सुने, मुझे आपके गाने शाने सुनाई ना दें। ठीक है, मुझे बार बार इंटरप्ट मत कीजिए मैसेजेस करके। उसके बाद जो नंबर 3 पे गैस आ जाती है दैट इज आर्गॉन। 0.9% इज प्रेजेंट इन द एटमोसफियर। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है और बहुत कम मिकदार में हमारे पास ये जो गैसेस की लिस्ट है वो मौजूद है। दैट इज इन ट्रेस अमाउंट हाइड्रोजन, ओजोन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन एंड जीनॉन। इट ऑल्सो कंटेन्स वेरिंग अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स। और हवा में क्या चीज़ मौजूद है? एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर्स मौजूद हैं। अब जो आपने इसकी डेफिनेशन में, जो अगर आपको 2 मार्क्स में पूछ लिया जाए कि एटमॉस्फेयर क्या है, तो पहले तो आप बताएंगे जी कि गैसेस का जो है वो मजमुआ है। दूसरा आप इसमें बताएंगे उसकी कंपोजिशन
और तीसरा आप बताएंगे कि ये किस एरिया में मौजूद है, दैट इज प्रेजेंट अबव 1000 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। जमीन की सरफेस से 1000 किलोमीटर की ऊंचाई पर जितना एरिया है, जो भी गैसेस वगैरह मौजूद है, इसको हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर कहते हैं। एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट half of its mass is concentrated in lower 5.6 किलोमीटर, कि इसकी आधी जो मास है वो कहाँ पर मौजूद है, वो लोअर 5.6 किलोमीटर में, यानी 1000 किलोमीटर तक जमीन की सरफेस जो है, उसके ऊपर 1000 किलोमीटर तक की जो बुलंदी है, वहां पर जो भी गैसेस है उसको हम क्या नाम दे रहे हैं, एटमॉस्फेयर का। और जैसे आपको पता है कि जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाएंगे तो गैसेस जो है वो हम कहते हैं कि हल्की होती जाती हैं, हल्की होती जाती है। इट मीन्स के एटमॉस्फेयर में जो गैसेस है उनकी कंसंट्रेशन कम होती जाती है। इट मीन्स के जो जमीन के करीब करीब का जो एरिया है वहां पर गैसेस जो है वो ज्यादा उनकी मास मौजूद है। और सबसे ज्यादा एटमॉस्फेयर की गैसेस कहाँ पर मौजूद है, वेरी इंपॉर्टेंट, एमसीक्यू भी आ सकता है और आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी, दैट इज 5.6 किलोमीटर। The gases in the atmosphere absorb most of the cosmic rays and major portion of the harmful electromagnetic radiation coming from the sun। अब इसका बहुत ज़्यादा हमें फ़ायदा भी है। वो फ़ायदा क्या है कि एक तो ये हमें जो रेडिएशन आ रही है सन से, हार्मफुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, यूवी रेडिएशन, उनके लिए फिल्टर का काम करती हैं। और इनका ये इसी वजह से जो है ज़मीन का टेम्परेचर भी मॉडरेट रहता है और जो है ज़मीन के ऊपर ज़िंदगी, उसका सर्वाइवल जो है वो पॉसिबल है। तो ये एज अ फिल्टर काम करती हैं। दीज गैसेस प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर आर एसेंशियल फॉर सस्टेनिंग लाइफ ऑन अर्थ। ज़मीन पर ज़िंदगी की मौजूदगी के लिए इन गैसेस जो है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दैट इज़, आपको यू ऑलरेडी नो कि ऑक्सीजन है वो हमें क्यों चाहिए, ब्रीदिंग के लिए। CO2 किस लिए चाहिए, प्लांट्स को। अब ये सारे आपने कंपोनेंट्स में पढ़ लिया है कि कितनी कितनी क्वांटिटी में है। CO2 जो है वो फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए। N2 नाइट्रोजन इनर्ट है, लेकिन इसकी भी ज़रूरत है। और कहाँ पर इसकी रिक्वायरमेंट है, बैक्टीरिया के लिए। कौन से बैक्टीरिया, जो कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। आपने बायो में नाइट्रोजन साइकिल पढ़ा होगा, उसमें आपने ज़रूर ये चीज़ देखी होगी कि जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हैं वो किस तरह से नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। अच्छा, उसके बाद आपके पास है बेटा, उसके बाद आपके पास क्या चीज़ आ जाती है कि जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है वो हवा में से क्या करेंगे, नाइट्रोजन लेंगे और उसको फिक्स करेंगे डिफरेंट नाइट्रेट्स की फॉर्म में, और ज़मीन के अंदर इस तरह से नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन जो है वो इक्वल रहती है। यानी वो ज़मीन, क्योंकि जब डिकम्पोज करते हैं तो नॉक्सिस या डिफरेंट नाइट्रोजन की गैसेज जो रिलीज हो जाती हैं, तो ज़मीन के अंदर इसकी कंसंट्रेशन को मेंटेन रखने के लिए नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो है वो अपना पार्ट प्ले करते हैं। उसके बाद एटमॉस्फेयर आल्सो मेंटेन द हीट बैलेंस ऑफ अर्थ। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि क्योंकि यूवी रेडिएशंस को फिल्टर कर रहा है तो हीट बैलेंस भी ये ऐसा जो है वो मेंटेन रखता है। ऐसा नहीं होता कि एकदम सूरज निकले तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाए और रात हो तो वो सारी हीट जो है वो जिस पार्ट में अंधेरा है वो सारी की सारी हीट बाहर निकल जाए और एकदम से टेम्परेचर जो है वो ड्रॉप हो जाए। आप देखते हैं ज़मीन और रात के टेम्परेचर में कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि दिन का टेम्परेचर 50 है और रात का 0 हो जाए, ठीक है, 50 है तो रात का 40 हो जाएगा, 10-12 डिग्री, इससे ज़्यादा नहीं डिफरेंस होता। तो ये जो ज़मीन के ऊपर हीट बैलेंस है ये इसको मेंटेन रखने में इंपॉर्टेंट रोल करता है। जिस तरह हीट को आसानी से ये फिल्टर कर देता है जो भी रेडिएशन है उनको, इसी तरह अंदर जो हीट एब्जॉर्ब हुई होती है उसको एकदम बाहर भी नहीं जाने देता। नेक्स्ट सेकंड कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट इज द हाइड्रोस्फीयर। नाम से ही आपको पता चल जाना चाहिए, हाइड्रो फ्रॉम वाटर। तो जितनी भी वाटर बॉडीज हैं वो हमारे पास जो है वो हाइड्रोस्फीयर में शामिल है। और हाइड्रोस्फीयर जो है वो इसकी आगे आपको दी हुई है कि किस तरह से जो है वो इसमें कितनी कितनी परसेंट में आपके पास जो है वो
किस किस जगह पर वाटर मौजूद है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपसे सवाल अलग से पूछा जाता है और इसमें से बेतहाशा एमसीक्यूज जो है वो इस एक पैराग्राफ में से बनाए जा सकते हैं। तो हाइड्रोस्फीयर में तमाम वाटर बॉडीज आ जाती हैं, जैसे ओशंस हैं, रिवर्स हैं, स्ट्रीम्स हैं, लेक्स, पोलर आइस कैप्स, ग्लेशियर्स एंड ग्राउंड वाटर रिजर्वायर्स। वाटर बिलो द अर्थ सरफेस जो है, यानी नीचे जो अंडरग्राउंड वाटर है उस वो भी इसी में शामिल है। ओशंस कंटेन 97% ऑफ अर्थ वाटर, यानी जमीन का जितना भी जमीन पर पानी मौजूद है उसमें से 97% जो है वो कहाँ पर मौजूद है, समुद्रों में मौजूद है। और वो डेफिनेटली उसमें हाई सॉल्ट कंटेंट्स मौजूद हैं, तो वो ड्रिंकेबल नहीं है, ठीक है। तो हाई सॉल्ट की वजह से हम इसको ह्यूमन कंजम्पशन ना, ये पीने के लिए इस्तेमाल हो सकता है, वॉशिंग के लिए भी हम इसको ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि सॉल्ट्स बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो पोलर आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स जो है वो उन पे जो है वो 2% जो है वो जमीन का पानी वो मौजूद है। अब आप देखिए 97% जो पानी है जमीन पर वो कहाँ पर है, समुद्रों में है। 2% जमा हुआ है, बाकी कितना बचा, 1%। 1% जो है वो सिर्फ हमें अवेलेबल है इन द फॉर्म ऑफ द फ्रेश वाटर, ठीक है। और फ्रेश वाटर यानी ताज़ा पानी या मीठा पानी, जिसको हम अपनी जिंदगी में मुख्तलिफ पर्पज के लिए यूज करते हैं। अब इसमें सबसे पहले जो है सबसे ज्यादा ये जो फ्रेश पानी है जो जस्ट 1% है टोटल वाटर कंटेंट्स का, ये टोटल हाइड्रोस्फीयर का, उसमें से 69% जो है वो एग्रीकल्चर वाले यूज कर लेते हैं फसलों के लिए, ठीक है। और 23% जो है वो कहाँ चला जाता है, इंडस्ट्री में, फैक्ट्रीज में। और 8% जो है वो रेस्ट जो है वो डोमेस्टिक पर्पस के लिए, घरों में इस्तेमाल के लिए, पीने के लिए, खाने पकाने के लिए, बर्तन वगैरह, वॉशिंग, हर तरह की उसके लिए, तो वहाँ पर यूज़ हो रहा है। अब ये आपने क्लासिफिकेशन जो है इसकी अच्छी तरह से याद रखनी है कि जो है 97% जो है टोटल वाटर ज़मीन पर जितना भी मौजूद है वो कहाँ पर मौजूद है, समुद्रों में मौजूद है। 2% जमा हुआ है और जस्ट 1% अवेलेबल है इन द फॉर्म ऑफ स्वीट वाटर और फ्रेश वाटर। और उसमें से भी सबसे ज़्यादा जो है 69% यूज़ हो रहा है कहाँ पर, आपके पास एग्रीकल्चर में, 23% इंडस्ट्री में और 8% डोमेस्टिक पर्पस में। उसके बाद आ जाता है लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर जो है, अब हमने हवा की भी बात कर ली, वाटर बॉडीज की भी बात कर ली, अब आ जाए लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर क्या है, जमीन की सरफेस के ऊपर जो अर्थ क्रस्ट है उसको, उससे अगर हम डेप्थ में जाए यानी खोदें और हम नीचे की तरफ जाएं जमीन के सेंटर की तरफ, तो अगर हम 100 किलोमीटर तक की गहराई में जाते हैं तो इतना पार्ट जो है वो क्या है, लिथोस्फीयर। तो ये कहाँ से, ये इसकी डेफिनेशन आपको फर्स्ट लाइन में पता चल जाती है और इसमें से एमसीक्यूज आते हैं, ठीक है। कि ये कहाँ पर है, रिजिड रॉकी कंटेंट्स है और बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ कितना बिलो है, 100 किलोमीटर, और एटमॉस्फेयर कितना अबव था, 1000 किलोमीटर। द मेंटल एंड कोर आर द हैवी इंटीरियर ऑफ अर्थ। मेंटल एंड कोर, ये आपने जो है 6-7 क्लास से ये चीज पढ़ी होगी कि अर्थ के जो है वो मेंटल, इसकी आउटर कवरिंग है और कोर है, ये सारे क्या है, हैवी इंटीरियर है अर्थ की, ठीक है। मेकिंग अप ऑफ मोस्ट ऑफ द अर्थ मैसेज, और ज़्यादातर ये अर्थ मैसेज से बने हुए हैं। और इसमें क्या क्या, जैसे आपने ऊपर एटमॉस्फेयर में कंसंट्रेशंस पढ़ी हैं उसी तरह लिथोस्फीयर में भी आप कंसंट्रेशन पढ़ेंगे कि जो 99.5% मैस है लिथोस्फीयर की, वो जस्ट 11 कंपोनेंट्स या 11 एलिमेंट्स पर मुश्तमिल है, जिसमें सबसे ज़्यादा यानी ऑक्सीजन आप देखते हैं कि हवा में तो 27% है, लेकिन ज़मीन के अंदर जो है डिफरेंट ऑक्साइड्स की फॉर्म में सबसे ज़्यादा मौजूद है ऑक्सीजन, कितनी, 46.6%। ऑक्सीजन के बाद बारी आती है सिलिकॉन की, ठीक है, दैट इज 27.72%। उसके बाद एल्यूमिनियम की 8.13%, उसके बाद आयरन 5%, कैल्शियम 3.63%, सोडियम 2.83%, पोटाशियम 2.59। आगे आपके पास एक लॉन्ग लिस्ट है। तो आपने इसमें मेजर कंपोनेंट्स याद रखने हैं, कौन कौन से, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटाशियम, यहाँ तक अगर आप देख लें, और मैग्नीशियम, ये इक्वल ही है। बाकी जो आपके पास 1% से कम है, जस्ट आपके पास उसके नाम ही आप कर लें तो काफ़ी है।
तो ये कहाँ पर मौजूद है? इन द फॉर्म ऑफ, अब ये नहीं होगा कि ज़मीन के अंदर ऑक्सीजन जो है वो O2 की फॉर्म में मौजूद नहीं है, बल्कि किस फॉर्म में मौजूद है? वो ऑक्साइड्स की फॉर्म में या मिनरल्स की फॉर्म में मौजूद है। नेक्स्ट आपके पास जो कंपोनेंट आ जाता है दैट इज बायोस्फीयर या इकोस्फीयर। अब बायोस्फीयर, बायो मीन लाइफ, जिंदगी। ये बायोस्फीयर कौन सा रीजन है अर्थ का? दैट इज कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग लाइफ, यानी जिंदगी की जितनी भी फॉर्म्स हैं वो हमारे पास बायोस्फीयर की फॉर्म में है। इसमें लोअर एटमॉस्फेयर भी आ जाएगा, ओशंस भी आ जाएंगे, रिवर्स भी आ जाएंगी, ये लेक्स भी, सॉइल भी एंड सॉलिड सेट, जहाँ जहाँ जिंदगी पॉसिबल है, हवा में, जमीन पे, समुद्रों में, दरियाओं में, झीलों में, जहाँ पे भी मिट्टी के अंदर जो भी लिविंग बॉडीज मौजूद हैं जो कि एक्टिवली इंटरचेंज कर रही है मटेरियल विद ऑल टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट इज ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स एंड प्लांट्स। और इन सब की जो इंटरेक्शन है वो किसके साथ जो है? इंसानों के साथ, जानवरों के साथ और पौधों के साथ। इकोसिस्टम इज अ स्मॉलर यूनिट ऑफ बायोस्फीयर। ये एमसीक्यू क्वेश्चन है कि इकोसिस्टम किसका छोटा यूनिट है? बायोस्फीयर का। विच कंसिस्ट ऑफ कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड देयर इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट। जो किस पर मुश्तमिल है? कम्युनिटी पर। ठीक है, किन की? ऑर्गेनिजम्स की कम्युनिटी और उसकी एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन। Animals, plants, and microorganisms which lie in a definite zone and depend on the physical factors such as soil, वाटर एंड एयर। और ये किस पर डिपेंड कर रहा है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि जमीन के अंदर एक खास जगह पर रहते हैं। और किस पर डिपेंड कर रहे हैं? फिजिकल फैक्टर्स, सॉइल पे, वाटर पे एंड एयर पे। एनी सब्सटेंस, अब दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये तीन लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट है कि एनी सब्सटेंस in the environment which adversely affects the human health। एनवायरनमेंट में कोई भी ऐसा फैक्टर जो कि इंसान की सेहत को गलत तरीके से उस पर असरअंदाज हो, क्वालिटी ऑफ लाइफ, हमारी ज़िंदगी की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उस पर असरअंदाज हो, एंड नेचुरल फंक्शनिंग ऑफ इकोसिस्टम, और इकोसिस्टम की फंक्शनिंग को डिस्टर्ब कर दे, वो हमारे पास क्या है? दैट इज नोन एज द एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट। तो दीज two and a half lines, these are actually the definition of environmental pollutant। और इसी की जो स्टडी है उसको हम कहेंगे, और इंटरेक्शन विद एनवायरनमेंट उसको हम कहेंगे एनवायरमेंटल केमिस्ट्री या एनवायरमेंटल साइंसेस। तो आपके पास आपने ये डेफिनेशंस की बहुत अच्छी तरह से देखनी है कि क्या है कोई भी फैक्टर जो कि माहौल को और ज़िंदगी को एडवर्सली अफेक्ट करे, यानी गलत तरीके से अफेक्ट करे, तो उसको हम क्या कह रहे हैं? एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट। विद कॉन्टिन्यूस रैपिड ग्रोथ इन पॉपुलेशन, अर्बनाइजेशन, शहरी आबादी, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड transportation, environmental pollution is spreading almost every city of the world। किस किस तरह दुनिया में ये फैल रही है? आबादी बढ़ने की वजह से, अर्बनाइजेशन यानी गांव से लोगों का शहरों की तरफ मुंतकिल होना, इंडस्ट्रियलाइजेशन, फैक्ट्रीज, कारखाने बहुत ज़्यादा लग जाना, ट्रांसपोर्टेशन, गाड़ियों का धुआं वगैरह, फैक्ट्रियों का धुआं, एनवायरमेंटल पोल्यूशन जो है वो, इनकी तमाम ये आपको की मेजर फैक्टर्स बताए हैं जिसकी वजह से एनवायरमेंटल पोल्यूशन जो है वो फैल रही है। द क्वांटिटी ऑफ पोल्यूटेंट अफेक्टिंग एनवायरनमेंट हैव इंक्रीज रैपिडली इन द लास्ट हाफ सेंचुरी। और गुज़िश्ता आधी सेंचुरी में, क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी आ गया, इंसान की आबादी भी तेज़ी से बढ़ गई और ये फैक्ट्रीज वगैरह बहुत ज़्यादा लगी, गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा आ गई, तो इसके नतीजे में क्या है कि ये पोल्यूशन जो है ये इसका फैक्टर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया। और दे हैव एडवर्सली अफेक्टेड ह्यूमन हेल्थ एंड इकोसिस्टम, जिसके नतीजे में उसने इंसानी सेहत को और इकोसिस्टम को बहुत ज़्यादा अफेक्ट किया। आगे आपके पास आ जाता है टाइप्स ऑफ पोल्यूशन। अब पोल्यूशन कितनी तरह की हो सकती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसमें आपने टू दी पॉइंट ही देखना है कि सबसे पहले आपको एयर पोल्यूशन आएगी, वाटर पोल्यूशन आएगी, डिफरेंट काइंड्स की। आप हम इसको डिस्कस करेंगे वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद द एयर पोल्यूशन। तो सबसे पहले एयर पोल्यूशन में क्या है? डेफिनेटली डिफरेंट गैसेज हैं जो कि हार्मफुली इफेक्ट कर रही हैं ह्यूमन लाइफ को, एनवायरनमेंट को, उनको हम इसमें पढ़ेंगे। तो वो कहता है कि द एटमॉस्फेयर इज पोल्यूटेड एंड हार्मफुल सब्सटेंसेस व्हिच डैमेज द एनवायरनमेंट, ह्यूमन हेल्थ एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ, दे आर मिक्स्ड इन इट। कोई भी हार्मफुल कंपोनेंट जो है वो एडअप होगा तो वो एयर को पोल्यूट करेगा। मेन सोर्सेज इनके क्या हैं? नंबर वन,
वेस्ट प्रोडक्ट्स गिविंग आउट फ्रॉम द चिमनीज ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट्स, फैक्ट्रियों की चिमनियों से निकलने वाला धुआं एंड एग्जॉस्ट ऑफ ऑटोमोबाइल। ये आप पॉइंट्स की फॉर्म में करें, क्योंकि इस तरह से पैराग्राफ जो है ना, समटाइम्स आपने एफएससी के बच्चों, आपका मेन टारगेट होना चाहिए कि आप जो है वो कम से कम जो आपके एमसीक्यू, वो सॉरी, आपका ऑब्जेक्टिव पार्ट है जो कि एमसीक्यू और शॉर्ट क्वेश्चन, ये आपके पेपर का बड़ा हिस्सा है। ठीक है, 44 मार्क्स के आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे, 17 मार्क्स के आपके पास एमसीक्यू आ रहे, तो आपके पास बाकी लॉन्ग क्वेश्चन तो जस्ट 24 मार्क्स के रह जाते। तो आपने अगर अच्छे मार्क्स लेने हैं तो आपके लिए जो चीज़ सबसे ज़्यादा जरूरी है वो ये है कि आप कम से कम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चंस करें। यानी अगर उन्होंने कहा है कि जी आप 33 में से जो है वो इतने सवाल करें, तो आप कोशिश करेंगे आप सारे ही करके आए, ताकि जिस सवाल में कहीं नंबर आपके कम हो तो वो ज़्यादा नंबर वाला जो है उसको कंसिडर कर लिया जाए, क्योंकि बोर्ड में वो रूल यही है कि ज़्यादा मार्क्स वाले क्वेश्चंस को जो है वो कंसिडर किया जाता है और कम नंबर वालों को इग्नोर कर दिया जाता है अगर आपने एक्स्ट्रा क्वेश्चन किए हैं। तो अब आपने लेकिन आपको आपके पास पेजेस लिमिटेड होंगे, तो फिर आप कैसे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी कर सकते हैं कि आपने ना सिर्फ ये कि आपका आंसर आप जो है वो प्रिसाइज हो, ठीक है, उसमें सारी चीज़ें पॉइंट सारे मौजूद हो और आपने उसको मुख्तसर लिखा हो, मतलब बहुत लंबी चौड़ी कहानियां ना हो, टू द पॉइंट बात हो, लेकिन उसमें और पॉइंट जितने हैं वो वैलिड पॉइंट्स होने चाहिए। अब आप इस पूरे उसको जो पैराग्राफ है ना उसमें पॉइंट्स में की सबसे पहले वेस्ट प्रोडक्ट कहाँ से आ रहा है, इंडस्ट्री से आ रहा है, एग्जॉस्ट से आ रहा है, ऑटोमोबाइल से आ रहा है, क्या कौन कौन सी गैसेज हो सकती है उसमें, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब सल्फर के जितने भी ऑक्साइड्स हैं इनको हम कहेंगे सॉक्स, SO, आगे आपने सबस्क्रिप्ट में इसमें लिख देना है एक्स। सॉक्स मीन जितने भी सल्फर के ऑक्साइड्स हैं। उसके बाद नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं नॉक्सिस, नाइट्रोजन के NO, NO2 वगैरह। फिर कार्बन के ऑक्साइड्स, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी आ जाता है इसमें, कार्बन डाइऑक्साइड, इसको हम कहते हैं कॉक्सिस। ठीक है, तो सॉक्सिस, नॉक्सिस एंड कॉक्सिस, ये सारे आपके पास जो है ये कौन से क्या आ जाते हैं, वेस्ट मटेरियल्स आ जाते हैं। आगे वो कहता है इसके अलावा अमोनिया, components of fluorine and radioactive material. These waste products are called the primary pollutants. अब ये जो चिमनियों से निकल रहा है डायरेक्टली, इसको हम कहेंगे प्राइमरी पोल्यूटेंट। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द प्राइमरी पोल्यूटेंट्स एंड व्हाट आर द सेकेंडरी पोल्यूटेंट। अब जो प्राइमरी डायरेक्टली निकला है चिमनी से वो क्या है, प्राइमरी पोल्यूटेंट। और जो प्राइमरी पोल्यूटेंट एटमॉस्फेयर के अंदर डिफरेंट रिएक्शंस के नतीजे में कुछ और केमिकल बना देगा, जाहिर है वो हवा में आए हैं, उसके अंदर पार्टिकल भी मौजूद है, हवा में डिफरेंट गैसेस भी मौजूद है, सनलाइट भी मौजूद है, एक खास टेम्परेचर भी मौजूद है, तो उस पर वो रिएक्शन के लिए जो है उसको फेवरेबल कंडीशंस मिल जाती हैं, तो वो क्या बना देते हैं, डिफरेंट नए केमिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। यानी जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है, वो रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड की फॉर्म में हुई है, हवा में आके ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट हो सकती है, और सल्फर ट्राइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या चीज़ बना देगी, सल्फ्यूरिक एसिड बना देगी। तो अब जो सल्फ्यूरिक एसिड है डायरेक्टली तो उसने चिमनी से नहीं निकाला, उसने तो सल्फर डाइऑक्साइड निकाली, तो ये हमारे पास सेकेंडरी पोल्यूटेंट होगा, जो कि प्राइमरी पोल्यूटेंट के वेरियस रिएक्शंस के नतीजे में प्रोड्यूस हुआ। कार्बोनिक एसिड कैसे बनेगा, कार्बोनिक एसिड आप कार्बन डाइऑक्साइड जो है जो रिलीज हुई है वो वाटर के साथ रिएक्ट करेगी, कार्बोनिक एसिड। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, फ्लोरीन के जो भी आपके पास कंपाउंड्स रिलीज हुए हैं वो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड बना सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, पैन। ये आपसे पूछ लिया जाता है कि पैन किसका एब्रीविएशन है, इसमें कन्वर्ट हो सकता है ओजोन। अब रिलीज तो उसने जो है वो कोई और गैस की है, लेकिन वो ओजोन में कन्वर्ट होगी, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड परऑक्सीबेंजोल, ये सारे क्या है, दीज आर द secondary pollutants. All these components are toxic and their concentration in the atmosphere must be controlled. ये सारे के सारे क्या हैं, these are the toxic components, और इसकी concentration control होनी चाहिए, अदरवाइज जो है वो डिफरेंट बीमारियां जो है वो कॉज हो जाती हैं। अब आप देख लीजिए, जैसे ही विद इन मंथ, अभी हम सितंबर स्टार्ट होगा, अक्टूबर नवंबर में सर्दियों से पहले अब हम कह सकते हैं कि जी हमारा एक सीजन ही बन गया, दैट इज स्मॉग। तो वो भी इन्हीं टॉक्सिक गैसेस की वजह से जो है वो होता है। वो खास कंडीशंस मिल जाती हैं हवा में जो है इन केमिकल्स को, और जो डस्ट मटेरियल है उसको, जिसकी वजह से स्मोक और फॉग आपस में मिलके जो है वो क्या चीज़ बना देती है, स्मॉग। आगे जाके हम डिटेल में पढ़ेंगे स्मॉग है क्या।
उसके बाद जो नेक्स्ट गैस है जो कि अब वन बाय वन जो है उन्होंने डिस्कस किया है। अभी तो जनरली एयर पोल्यूशन को बता दिया है कि कौन कौन सी गैसेज हैं, क्या प्राइमरी पोल्यूटेंट्स क्या है, सेकेंडरी क्या है। अब आ जाइए कार्बन मोनोऑक्साइड। सबसे पहले क्या है, कलरलेस है, ऑडियोरलेस है एंड हाईली टॉक्सिक। अब कलरलेस होना और ऑडियोरलेस होना इसकी टॉक्सिक नेचर को बढ़ा देता है। क्यों? क्योंकि रंग नहीं है, इसकी स्मेल नहीं है, तो पता नहीं चलता इंसान को कि इनहेल करता चला जाता है। जिस गैस की स्मेल होगी या कलर होगा तो हमें नजर आ गई है, कलर्ड गैस है तो हमें नजर आ गई है अगर, तो हम फौरन से प्रिकॉशन कर लेंगे या उस जगह से हट जाएंगे। लेकिन जिस गैस का ना रंग है ना स्मेल है, हमें पता ही नहीं चलेगा कि वो गैस जो है वो हमारे इर्द गिर्द मौजूद है और वो हमें ज्यादा नुकसान पहुंचाएगी। तो ये दो कंपोनेंट्स हैं इसकी टॉक्सिसिटी में इजाफा करते हैं। इट इज 3 टाइम्स लाइटर देन एयर। हवा से 3 गुना हल्की है। इट इज सॉल्युबल इन वाटर। अब ये 3 टाइम्स लाइटर देन एयर, दिस इज एमसीक्यू क्वेश्चन। पानी में हल हो जाती है, ठीक है, ये भी इसकी एक क्वालिटी है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि वेदर इट इज सॉल्युबल और नॉट इन वाटर। कहाँ से प्रोड्यूस हो रही है? व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड? नंबर 1 नेचुरल सोर्सेज एंड नंबर 2 आर्टिफिशियल सोर्सेज या जो भी अदर एक्टिविटीज नेचर के अलावा जिस तरह से प्रोड्यूस हो रहे हैं, लाइक ह्यूमन एक्टिविटीज कैन बी यूज्ड। नेचुरली कार्बन मोनोऑक्साइड कहाँ से हमें मिल रही है? एमिशंस कहाँ से मिल रही है? वोल्केनिक eruption से, आतिशफिशा पहाड़ के फटने से, ठीक है। नेचुरल गैस एमिशन, अब पाकिस्तान में तो वोल्केनिक आतिशफिशा पहाड़ तो नहीं है, लेकिन नेचुरल गैस एमिशन यहाँ पे कुदरती गैस निकल रही है, उसके साथ जो है वो हम सोच सकते हैं कि जी उसके साथ ही जमीन के अंदर, ये तो नहीं होगा कि नेचुरल गैस जहाँ निकल रही वो प्योरली CH4 ही होगी, उसके साथ और भी बहुत सारी गैसेज होती हैं, तो कार्बन मोनोऑक्साइड भी होगी उसमें। इसके अलावा ऑक्सीडेशन ऑफ मीथेन इन एटमॉस्फेयर। अब मीथेन की अगर तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगी तो आपने ऑर्गेनिक पढ़ ली है, आपको क्या मिलेगा? CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी। लेकिन अगर उसकी इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हो रही है तो फिर हमें क्या मिलेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड भी मिलती है। अच्छा, ये तो नेचुरल वेज हो गए जिसके जरिए प्रोडक्शन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड हो रही है। ह्यूमन एक्टिविटीज, ह्यूमन एक्टिविटीज में किस तरह से आएगा? फ्यूल बर्निंग ऑफ वेरियस टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। बहुत सारी गाड़ियों के अंदर या जो भी ट्रांसपोर्ट के लिए चीज़ें यूज हो रही हैं उनमें जो भी फ्यूल जल रहा है उसमें आपको कार्बन मोनोऑक्साइड मिल रही है। मोटर व्हीकल्स में, रेलवे एंड एयरक्राफ्ट, इनसे हमें मोस्टली 75% कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो एटमॉस्फेयर में एडअप हो जाती है। अब ये भी MCQ क्वेश्चन है। अदर सोर्सेज ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एमिशंस आर, और किस किस तरह आ सकती है? नंबर 1 फॉरेस्ट फायर। अभी आप लोगों ने देखा कि इस साल के शुरू में ऑस्ट्रेलिया में फॉरेस्ट फायर जो है वो बहुत ज़्यादा जंगल जो है जंगल के जंगल जल गए, तो फॉरेस्ट फायर उसके नतीजे में जो है वो भी कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो बहुत ज़्यादा हवा में शामिल हुई। कंबस्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल, कोयला जलाने से, ये फॉसिल फ्यूल्स है ना सारे, और पेट्रोल के जलने से, कोयले के जलने से, लकड़ियों के जलने से, इनसे भी ये प्रोड्यूस हो रही है। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट से, ठीक है, जो आप उस पर स्प्रेज वगैरह कर रहे हो उसके अंदर भी ये मौजूद हो सकती है, उनके नतीजे में रिलीज हो सकती है। कार्बन मोनोऑक्साइड इज आल्सो एमिटेड फ्रॉम इंडस्ट्रीज इन विच एनी टाइप ऑफ फ्यूल इज बर्न। अब वैसे तो बर्निंग होगी तो CO2 आपने ऑर्गेनिक में पढ़ लिया कि कोई भी कार्बोनेशियस मटेरियल बर्न होगा तो CO2 प्लस वाटर है। लेकिन अगर इनकम्प्लीट कंबस्शन हो रही है, इनसफिशिएंट एयर सप्लाई है या ऑक्सीजन सप्लाई है, तो फिर वो कार्बन मोनोऑक्साइड भी प्रोड्यूस होगी। तो दीज इंडस्ट्रीज इंक्लूड आयरन एंड स्टील। सबसे ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड आयरन और स्टील इंडस्ट्री से मिल रही है। फिर उसके बाद पेट्रोलियम में सीमेंट, ब्रिक ब्रिकलिन्स है, पेपर है एंड पल्प। पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री, पल्प किसे कहते हैं? गूदा, लकड़ी के गूदे से कागज बनता है। पेपर एंड पल्प इंडस्ट्रीज जो है उससे आपको मिल रही है। इनकम्प्लीट कंबस्शंस जो है एंड डिसोसिएशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट हाई टेम्परेचर आल्सो प्रोड्यूस CO। अब देखिए किसी भी फैक्ट्री के अंदर, उसकी भट्टी के अंदर कोई भी फ्यूल आपने जलाया है, सपोज कोयला ही जलाया है, तो उसकी पर आप ये भी समझ लें कि उसकी कंप्लीट कंबस्शन हुई है और CO2 रिलीज हो गई है, लेकिन टेम्परेचर 1000, 1100, 1200 टेम्परेचर है, तो वो CO2 जो रिलीज हुई है वो भी
डिसोसिएट होकर कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगी। यानी आपने तो एयर सप्लाई देके कंप्लीट CO2 कंप्लीट कंबस्शन करवाई, CO2 प्रोडक्शन हुई, लेकिन उस CO2 हाई टेम्परेचर पे वो एग्जिस्ट ना कर सकी, वो अपने आप को ना अपनी आइडेंटिटी रिटेन ना कर सकी, बल्कि किस में कन्वर्ट हो गई, कार्बन मोनोऑक्साइड में। तो ये भी चीज़ हमें देखना है। उसके बाद आपके पास आ जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड इज हाईली पॉइजनस एंड काज सफोकेशन इफ इनहेल। अब ये दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये सफोकेशन कैसे कॉज कर देती है। यानी कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से सफोकेशन किसे कहते हैं, दम घुटना, इफ इनहेल। तो इसकी टॉक्सिसिटी या क्यों इसकी वजह से दम घुट जाता है। अब आप देखें अक्सर सर्दियों में क्या होता है घरों में, इसीलिए कहा जाता है कि रात को हीटर जला के नहीं सोना, गैस का हीटर, ठीक है। तो उसमें से अगर मीथेन गैस निकल रही है CH4, तो साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड भी निकल रही है, और ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये क्या करती है, हमारे हीमोग्लोबिन के साथ बॉन्ड बना देती है। हमारे खून के हम सांस लेते हैं, हमारी नोज के जरिए अंदर गई हमारे लंग्स में, और फिर जो हीमोग्लोबिन है उसके साथ ऑक्सीजन के मुकाबले में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना देगी। यानी ऑक्सीजन को निकाल बाहर करेगी और खुद बॉन्ड बना देगी, और एक्सक्लूडिंग ऑक्सीजन फ्रॉम नॉर्मल रेस्पिरेशन। अब ऑक्सीजन जब तक बॉन्ड बनाती है हीमोग्लोबिन से, हम सांस ले रहे हैं, हमारा एनर्जी हमें मिल रही है, हमारा फूड की डिसोसिएशन हो रही है, जितने भी हमारे अंदर रेस्पिरेशन में जो भी साइकिल्स हैं वो कंप्लीट हो रहे हैं। लेकिन अगर उसके बजाय कार्बन मोनोऑक्साइड होगी तो हम सांस तो ले रहे होंगे, लेकिन वो ऑक्सीजन तो बॉन्ड नहीं बना रही हीमोग्लोबिन के साथ। तो हमें क्या फील हो रहा होगा, हमें लगेगा कि हम सांस ले रहे हैं लेकिन हमारे अंदर ऑक्सीजन नहीं जा रही, दम घुटने वाली सिचुएशन है। द कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग कैन बी रिवर्स्ड बाय गिविंग हाई प्रेशर ऑक्सीजन। इसको हम उलट भी कर सकते हैं। उलट कैसे कर सकते हैं, यानी जो जो बंदा जो है कार्बन मोनोऑक्साइड से एक्सपोज हुआ है, उसको दम घुटने वाली सिचुएशन है, तो उसकी जिंदगी कैसे बचाई जाए। अब उसको हवा में भी ले आएंगे ना, तो क्या होगा, तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड उसके हीमोग्लोबिन के साथ बॉन्ड बना चुकी है, उसको दम घुटने वाली ही सिचुएशन फील हो रही है। तो फिर हम उसको क्या करते हैं, रिवर्स प्रोसेस, किस तरह से कि उसको प्रेशर के जरिए ऑक्सीजन देते हैं। अब वैसे तो ऑक्सीजन की जगह ले चुकी है कार्बन मोनोऑक्साइड, लेकिन जब हम प्रेशर से ऑक्सीजन देंगे तो क्या होगा कि वो ऑक्सीजन जो है वो उसके उसको किक आउट कर देगी कार्बन मोनोऑक्साइड को, और फिर प्रेशराइज कंडीशन में फिर जो है वो बॉन्ड बनाएगी और उसका सांस बहाल होगा। Exposure to the higher concentration of carbon monoxide result in headache, headache, सर दर्द, fatigue, थकन महसूस होना, unconsciousness, बेहोशी, and eventually death if the exposure is sustained for longer time। यानी सोए हैं और सोते ही रह गए रात को अगर इसका एक्सपोजर हो गया। ठीक है, बाकी इंशाल्लाह हम कल करेंगे। अभी हमारा मीटिंग जो है वो खत्म हो, आप मुझे अटेंडेंस दे दीजिएगा व्हाट्सएप